So, hello and welcome to the IS Party YouTube channel and again I welcome you all in the session of the Hindu newspaper एनालिसिस सेशन। और इस सेशन के अंतर्गत हम आज भी द हिंदू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और उनसे जुड़ी हुई कुछ बर्निंग इश्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को डिस्कशन करना और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को समझते हैं। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम डेली सबसे पहले समझते हैं कि कितने आर्टिकल्स का हमें पे डिस्कशन करना है और किन किन आर्टिकल पे हमें आज चर्चा करनी है, यानी किन किन आर्टिकल को आज के सेशन के अंतर्गत हमको उन आर्टिकल को सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आज के आर्टिकल्स को जिनको हमें देखना है, समझना है और तैयार करना है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज आप सभी के सामने आज का जो आर्टिकल है जिस पर हम सभी को आज डिस्कशन करना है, एनालिसिस करना है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है इंडिया एंड यू पुश ट्रेड टॉक्स, यानी इंडिया और जो यूरोपीय यूनियन है उनके बीच ट्रेड के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं और कुछ पुराने रिलेशंस को रिफॉर्म किया जा रहा है। तो ये सब बातें चर्चाएं इस पहले आर्टिकल के अंतर्गत है। सेकंड आर्टिकल में इंडिया शुड बिलीव इन ईयू, कि इंडिया को ईयू में यानी यूरोपीय यूनियन में बिलीव करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो ये दोनों आर्टिकल लगभग एक दूसरे से लगभग सूटेबल हैं, एक दूसरे से मिलते हुए हैं। अगर अगला आर्टिकल है इन्फ्लेशन अलर्ट, कि इन्फ्लेशन का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि मुद्रास्फीति लगातार हो रही है। ऑलरेडी जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भारी मात्रा में गिरावट हो रही थी। इन सब बातों की चर्चा इस थर्ड आर्टिकल में है। और लास्ट में हम आप सभी को हिंदू बेस्ड क्वेश्चन देंगे जो कि हम आज के अंतर्गत जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और आप सभी उस पर लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी लेखन शैली क्या होगी, डेवलप होगी, बेहतर होगी और उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर को और उनकी एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल हमारा है, तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है, जो पहला वाला एडिटोरियल का जो पहला आर्टिकल है या फिर हम द हिंदू का पहला आर्टिकल बोलें, वो अपने आप में दोनों एक दूसरे से एक कहीं ना कहीं बहुत अधिक मुद्दों पे सिमिलर हैं। इसलिए हम इन दोनों आर्टिकल्स को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। अर्थात आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है द हिंदू के पहले पेज पे आप देख सकते हैं, लिखा है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक्स। और जो आप एडिटोरियल पेज के पहले आर्टिकल को देखेंगे जो कि दिया हुआ है इंडिया शुड बिलीव इन ईयू। ये दोनों आर्टिकल ओवरऑल इंडिया और जो यूरोपीय यूनियन है उनके बीच की रिलेशंस को, उनके बीच की जो एक्टिविटी है, उनके बीच की जो बिजनेस पार्टनरशिप है और उनके बीच की जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उन्हीं सब पे बेस्ड है। तो हम इन दोनों आर्टिकल को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे और जबकि दोनों में पढ़ते समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो फोकस है वो इनकी की पॉइंट पे बनाना है कि इसमें बेसिकली हमें किस नॉलेज को ऑब्जर्व करना है, किस पॉइंट को हमें कवर करते हुए आगे बढ़ना है और क्या हमें यहाँ से तैयार करके निकलना है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। तो देखते हैं पहले आर्टिकल को। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक्स, कि इनको अपने ट्रेड से संबंधित जो भी व्यापार संबंधित बातें उस पर बात करनी चाहिए, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको आगे पुश करना चाहिए। तो ईयू लीडरशिप वॉइस कंसर्न ओवर JNK, कि ईयू की जो लीडरशिप है उन्होंने उनकी आवाज़ में कंसर्न देखी गई, उनकी चिंता देखी गई है किसके लिए, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा है कि पुराने संबंधों को ईयू से हमें सुधारना चाहिए और दोनों को एक साथ मिलकर कुछ नए आज के मतलब कि जो भी टाइमिंग चले उसके दौरान हमको एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इम्प्रूवमेंट अपनी कंट्री के अंदर करना चाहिए। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है इंडियाज़ एंड यूरोपियंस यूनियन committed to framework for strategic cooperation until 2025 and hope to cooperate on their response to the coronavirus pandemic and the United Nations सिक्योरिटी काउंसिल। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियंस है, अगर इस आर्टिकल की बात करें तो उसमें ओवरऑल इतना कहा जा रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है और जो इंडिया है इनके बीच बहुत सारे पॉइंट्स में सिमिलरिटी देखी जाती है, बहुत सारी बातों में इनके बीच बहुत ही समानता देखने को मिलता है। यदि हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो यही कहा जा रहा है कि जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन है वो कमिटेड है एक दूसरे के लिए, यानी स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, एक वर्ड आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के फ्रेमवर्क के लिए ये एक दूसरे के लिए साथ देने के लिए, एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, वो भी कब तक, 2025 तक क्या है, कमिटेड है, दृढ़ निश्चय है। इन दोनों का मतलब कि इन दोनों ने एक दूसरे कमिट किया है कि कमिटमेंट यही है कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे 2025 तक, वो भी किसके लिए, फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन की, जो भी अपना वर्क करेंगे, जो भी उनका फ्रेमवर्क होगा उसमें स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एंड वर्क टू कोऑपरेट इन द रिस्पॉन्स ऑन द कोरोना वायरस पेंडेमिक, एंड मतलब कि अब पेंडेमिक टाइमिंग चल रहा है तो इसमें भी एक दूसरे को ये कोऑपरेट करेंगे। अर्थात ओवरऑल हम बात करें यूरोपीय यूनियन की,
ये क्या है आपको मालूम होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन यानी ईयू। ईयू एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जिसमें ओवरऑल इसके सबसे पहले 28 कंट्रीज थे, 28 देश थे। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम इसमें ओवरऑल टोटल 27 कंट्री हैं। और 27 कंट्री, 28 के बाद जो 27 हुआ यूके चला गया, यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें ओवरऑल इस समय प्रेजेंट टाइम में 27 कंट्री हैं। और इस स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा है कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन जो है वो कमिटेड हैं एक स्ट्रेटजी कोऑपरेशन के ढांचे के लिए। वो भी कब के लिए, कब तक के लिए, 2025 तक के लिए। यानी कि इंडिया और जो यूरोपीय यूनियन है एक दूसरे के लिए मतलब कि स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के ढांचे के लिए कमिटेड है। और यदि बात करें स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन की, तो ये क्या होता है, तो ये जो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन है, जिन देशों या फिर ऑर्गेनाइजेशन में इस कोऑपरेशन के लिए एग्री किया जाता है, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के लिए अगर एग्री किया जाता है, तो जो भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, जो भी इसके लिए मतलब सर्टेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, ये उनके लिए वर्क करते हैं, वो भी साथ में कोऑपरेट करते हुए। अर्थात अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन क्या होता है, तो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के केवल कोई भी दो कंट्री आपस में एग्री करते हैं तो वे कमिटेड होते हैं, या फिर जो भी वर्क फ्रेम तैयार किया जाता है उन दोनों को करने के लिए ये दोनों क्या होती हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सर्टेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं उसके लिए दोनों साथ मिलकर वर्क करते हैं। तो ये आर्टिकल में ओवरऑल कहा गया। साथ में आप देख ही पा रहे हैं कि पेंडेमिक भी दोनों का एक दूसरे का साथ रहा। यदि बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो इन अ न्यू इनिशिएटिव टू रिव्यू talk on a free trade agreement that have been suspended since 2013, the two sides announced high-level dialogues between Commerce Minister Piyush Goyal and EU Trade Commissioner Phil Hogan to try to take the bilateral trade and investment agreement BTIA forward। अब देखिए इस आर्टिकल को, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें एक कीवर्ड ये मिला, BTIA एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या क्या मिला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड BTIA। ये दो वर्ड हमारे लिए नए हैं और जितने लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छी बात है कि वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको इसे जानना चाहिए, क्योंकि ये एक बर्निंग इश्यूज़ का एक पॉइंट भी है और साथ में एक बेहतरीन वर्ड भी है जो हमारे एग्जाम के अप्रोच से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल हमने आज का लिया हुआ है वो GS पेपर 2 के अप्रोच से इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। GS पेपर 2 के अप्रोच से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी किस टॉपिक से, IR से। IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित इस आर्टिकल को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो BTI की बात करते हैं। यदि हम बात करें इस आर्टिकल की, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो वो सस्पेंडेड है, मतलब रुका हुआ था 2013 से, अर्थात 2013 से उस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ, उस पर कोई भी बात नहीं हुई। और अर्थात इस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। कब से, 2013 से। किस पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। और फ्री ट्रेड FTA को ही BTIA कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिए और तैयार रखिए कि FTA को ही BTIA कहा जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इश्यू था, जो पॉइंट था, जो सिस्टम था, जो हमारा एक मुद्दा था, उस पर अब तक ना ही यूरोपीय यूनियन के द्वारा ना ही इंडिया के द्वारा कोई भी अब तक पहल की गई, ना ही कभी उस पर बात हुई। लेकिन द टू साइड्स अनाउंस्ड हाई लेवल डायलॉग बिटवीन कॉमर्स। लेकिन अब हाल ही में इस पर बातें होने वाली हैं, जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं और यूरोपीय यूनियन की जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, ट्रेड कमिश्नर हैं, इन दोनों के बीच हाई लेवल पे बातें होने वाली है कि ये जो बातचीत वार्तालाप था, बातचीत 2013 से क्या थी, सस्पेंडेड थी। अब हाल ही में जल्द ही इस पर बात होने वाली है। कौन कौन बात करेगा, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और वहाँ के जो यूरोपीय यूनियन ट्रेड के जो कमिश्नर हैं, इन दोनों के बीच ये बात होगी। तो यदि हम बात करें BTIA की, ये क्या है, क्योंकि अभी हमने बोला कि अभी जो बातचीत है जो 2013 से रुकी हुई थी, अब ये बातचीत होगी, अर्थात दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो फिर से शुरू होगा, जिसमें हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और यूरोपीय यूनियन के जो ट्रेड कमिश्नर हैं वो बात करेंगे। अगर हम बात करें BTIA की, तो ये हमारे आज के लिए बहुत ही सेंट्रल आइडिया टॉपिक मिल गया है, एक बेहतरीन वर्ड मिल गया BTIA। ये हमको जाना चाहिए और हम ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं कि BTI का मतलब ये होता है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। यानी कि अब देखिए BTI के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, वो भी डीपली में। यदि हम बात करें BTIA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, यानी व्यापक आधारभूत व्यापार एवं निवेश समझौता। व्यापक आधारभूत व्यापार एवं निवेश समझौता, ये जो है
यानी कि जो बीटीआई है वो एफटीए है, यानी कि फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है। तो उसी को हम बीटीआई मतलब कि बीटीआई मतलब होता है एफटीए, यानी कि फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यानी ये दोनों बातों को हम कह सकते हैं कि दोनों एक हैं, ये दोनों का मतलब एक होता है। अब यदि बात करें यह भारत जो बीटीआई की बात करें तो यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच का एक व्यापारिक समझौता है। यानी कि इंडिया और यूरोपीय जो यूनियन है उसके बीच का जो समझौता है वो उसी को हम लोग बोलते हैं बीटीआई। अब बात करें कि जिसमें प्रारंभिक वार्ता जो सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी, सबसे पहले जो वार्तालाप हुई थी, जो बातचीत हुई थी, वो हुई थी बेल्जियम में। कहाँ हुई थी? बेल्जियम में। वो हुई थी बेल्जियम में। कब? 28 जून 2007 को। उस सबसे पहले हुई थी बेल्जियम में 28 जून 2007 में। और इसमें जो ये वार्तालाप हुई भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच, वो सबसे पहले हुई थी 28 जून 2007 को। और यदि इसकी अदर पॉइंट को बात करें तो यदि हम बात करें इसके उद्देश्य की कि एफ टी ए या फिर BTIA का जो पर्पज़ है वो क्या है, उसको हम थोड़ा एक समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उसके पॉइंट को, एस्पेक्ट को समझते हैं। कि जो वस्तुओं और सेवाओं की जो व्यापार तथा इकोनॉमिक्स सभी क्षेत्रों में जो निवेश की अड़चन होती है उसको दूर कर भारत और यूरोपीय संघ द्विपक्षीय यानी बायलैटरल व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो बीटीआई है इसका प्रमुख मकसद यही है कि भारत और यूरोपीय संघ का जो बायलैटरल व्यापार है उसको बढ़ावा दिया जाए, उन दोनों को इम्प्रूव किया जाए। और जो भी इस क्षेत्र में जो भी इन्वेस्टमेंट में जो अड़चन आ रही है उसको दूर किया जाए। तथा इन दोनों का विश्वास है, यानी भारत और जो यूरोपीय यूनियन का विश्वास है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के नियमों और प्रिंसिपल के अनुरूप एक व्यापक समझौता करने से दोनों पक्षों में क्या है, व्यवसाय को जो भी व्यवसाय हैं, जो भी व्यापार हैं, उनको फैलने का, उनको इंक्रीज होने का एक चांस मिलेगा, अवसर मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बीटीआई के द्वारा जो पहल की गई इसके अनुसार जो भारत और यूरोपीय यूनियन है, इन दोनों के पक्षों में व्यवसाय को फैलने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी बीटीआई की इस पहल के द्वारा। और यदि बात करें इसकी 2013 से हम जानते हैं कि बीटीआई के अंतर्गत वार्ताएं ठंडी पड़ी हुई थी, मतलब कि कोई बात अब तक नहीं हुई थी। तो इसका मुख्य कारण जानते हैं, कुछ मुख्य कारण भी हैं। और उन मुख्य कारण में ये है कि EU ने जो है, यूरोपीय यूनियन है, इन्होंने कुछ अपनी मांगें रख दी थी, कुछ अपनी डिमांड रख दी थी, जिसके कारण ये जो वार्तालाप है ये कहीं ना कहीं उसमें स्लो हो गई, वो उसमें बंद हो गई। अब बात करें अगले इस स्टेटमेंट की कि इंडिया एंड EU आर नेचुरल पार्टनर, सेड मिस्टर मोदी इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स। क्योंकि हाल ही में मोदी जी ने कहा कि इंडिया और जो यूरोपीय यूनियन है वो एक नेचुरल पार्ट है, वो एक दूसरे के प्राकृतिक मतलब कि सहभागी हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल पार्टनर हैं। तो यानी कि जो ओवरऑल हम बात करें कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आवर पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल पीस। इसमें कहा जा रहा है कि आवर पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल पीस एंड stability, and his reality is clear given the situation around the world, he's added। इन्होंने ये कहा कि मोदी जी के द्वारा मतलब कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो भारत और यूरोपीय यूनियन है उसके जो पार्टनरशिप है वो नेचुरल है। और यानी कि ओवरऑल यही कहा जा रहा है इस पूरे स्टेटमेंट में कि हम नेचुरल पार्टनर हैं, हम यानी कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन, और हम दोनों का जो पर्पज़ है कहीं कहीं सिमिलर एक दूसरे मिलता है। अर्थात हम ग्लोबल पीस चाहते हैं और जो भी स्टेबिलिटी है, ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहते हैं। हम दोनों लोग ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहते हैं। कौन कौन? इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन। और बात करें कि हम जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, उनको हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तथा जो भी डेमोक्रेटिक, जो भी इसमें अगर अगली बात करें कि जो मल्टीलेटरलिज्म जो होता है, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म जो होता है, इन दोनों की बात करें, डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म के और मल्टीलेटरिज्म, ये दो वर्ड आए हैं नए नए। डेमोक्रेसी मतलब आप लोग जानते हैं लोकतंत्र, और प्लूरलिज्म जो होता है वो होता है बहुवाद, यानी कि। और जो मल्टीलेटरिज्म होता है वो होता है मल्टीलेटरिज्म मतलब होता है कि बहुपक्षीय, जैसे बहुत सारे कंट्री एक दूसरे से मिलकर अगर कोई मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी मतलब समझौता करते हैं, तो उसको हम लोग मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, तथा लोकतंत्र, बहुलवाद तथा मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुपक्षी में भी विश्वास रखते हैं। बहुपक्षी जो भी समझौते होते हैं उसमें हम विश्वास करते हैं। तो नेक्स्ट लिखा है
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो हमारे एडिटोरियल पेज से लिया गया है, इसी का जो सेकंड पार्ट है तो उसको देखते हैं। तो वो हमारे इस आर्टिकल से है। तो इसमें लिखा है कि द EU एंड इंडिया हैव मच इन कॉमन, यानी ओवरऑल यही दर्शाया जा रहा है कि ऊपर जो भी आर्टिकल अभी हमने ऊपर के स्टेटमेंट में पढ़ा और जो हम इस स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, इसमें ओवरऑल यही दर्शाया जा रहा है कि जो इंडिया है और जो EU है, इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, यानी इनका जो उद्देश्य है वो भी कॉमन है, इनमें बहुत सारी एक्टिविटी भी कॉमन है। तो बोथ एम टू एनहेंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड देयर ग्लोबल स्टैंडिंग, ये दोनों एक दूसरे के जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मतलब होता है कि स्वराज्य, अपना एक खुद का सिस्टम, मतलब कि ग्लोबल स्टैंडिंग के दौरान अपना खुद का जो स्वराज है, खुद का अपना जो अस्तित्व है उसको कायम रखना चाहती हैं, उसको बरकरार रखना चाहती हैं। एंड द EU एंड इंडिया कैन सपोर्ट ईच अदर इन ईच एंडेवर्स। एंडेवर्स मतलब होता है आपका प्रयास, यानी कि अगर हम बात करें कि EU और जो इंडिया है कि ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो EU और इंडिया अपने जो भी लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, यानी जो भी लक्ष्य को अचीव करने का जो इनका प्रयास है, उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यही ओवरऑल कहा जा रहा है इस आर्टिकल के अंतर्गत कि जो EU है और जो इंडिया है वो दोनों के जो भी गोल हैं उनको अचीव करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए भी। तो ये रहे इस आर्टिकल, दोनों आर्टिकल में ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि किन मुद्दों की चर्चा हो रही है और किन बातों की चर्चा हो रही है। तो देखते हैं अगले आर्टिकल को, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो आर्टिकल हमारा है इन्फ्लेशन अलर्ट, यानी कि इन्फ्लेशन अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गिर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यदि हम बात करें कि राइजिंग प्राइस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड इज कास्ट फॉर डिस्क्विट, यानी कि जो भी ये डिस्क्विट है, यानी प्रतिकार, डिस्क्विट में होता है प्रतिकार करना, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्यों होता है, यानी कि इकोनॉमी हमारा क्यों गिरता है, तो उसका कारण अगर हम इकोनॉमी वर्ड का कहीं भी यूज करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है, दो वर्ड निकल के सामने आते हैं। पहली बात तो ये डिमांड और अगला वर्ड है सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, दो वर्ड वहाँ से निकल के आते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हमारी इकोनॉमी बेस्ड होती है, यानी कि इकोनॉमी अगर गिर रही है तो इसका मतलब डिमांड गिर रहा होगा, डिमांड गिर रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है, और सप्लाई गिर रही है, डिमांड गिर रहा है, इसका मतलब हमारा इन्फ्लेशन गिर रहा है, इन्फ्लेशन के कारण हमारी इकोनॉमी भी क्रैश हो रही है, क्रैशिस की शिकार हो रही है। तो वो उसका जो ओवरऑल जो रीज़न हम सभी ऑलरेडी छुपा नहीं है कि डिमांड जो है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पेंडेमिक जो भी है, और डिमांड गिरने के कारण जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है, और जो सप्लाई नहीं हो पा रही तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अपने आप में गिरना ही है, उसमें इन्फ्लेशन होना ही है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि यदि हम बेसिकली अगर बात करें इन्फ्लेशन की, जैसा कि इस आर्टिकल का जो टाइटल है इन्फ्लेशन की, तो जब किसी इकोनॉमी में सामान्य कीमत स्तर पर लगातार मतलब कि कीमत जो भी सामान वस्तु की कीमत है वो लगातार बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी वस्तु का जो सामान है उसकी जो कीमत है लगातार बढ़ने लगे, और मुद्रा का मूल्य, जो भी मुद्रा सिस्टम है, जो भी मूल्य है पैसा है, उसका मूल्य कम होता जाए। इस प्रकार हम इस क्रिया को, जो भी इस क्रिया के पीछे जो भी मतलब कि हमें दिखता है वही है इन्फ्लेशन। मतलब कि जब किसी इकोनॉमी स्तर में सामान्य कीमत का जो स्तर है वो लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य घटे, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हमने जाना कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं एक वर्ड में, आगे देखते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है अगर बात करें तो वो भी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होती है, अर्थात इस समय हमारी जो इकोनॉमी के रिड्यूस होने का जो प्रमुख कारण है वो भी वही है, डिमांड का रिड्यूस होना। अगर डिमांड रिड्यूस हो रही है तो सप्लाई रिड्यूस होगी, और सप्लाई रिड्यूस होगी तो हमारी इकोनॉमी भी रिड्यूस होगी। अर्थात इस सब ओवरऑल जो डिमांड जो रिड्यूस हो रही है वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक चल रहा है। अगर बात करें सिस्टम में, इस आर्टिकल में, the last thing that India pandemic hit economy needs is accelerating inflation, and yet that the precisely what the latest data point to June's, मतलब कि देखिए अगर इसमें अगर हम बात करें कि जो यही कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि जो पेंडेमिक कारण हमारी जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होगी तो हमारी इकोनॉमी डिक्रीज होगी। यानी कि जो इस आर्टिकल में इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो पेंडेमिक कारण हमारी बिकॉज ऑफ जो इंडिया में पेंडेमिक जो हिट किया है उसने इकोनॉमी को, उसका कारण क्या है, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, यानी कि उसने हमारे इन्फ्लेशन को एक्सेलरेट कर दिया है, बढ़ा दिया है, और जिसके कारण हमारी इकोनॉमी है वो गिर रही है। मतलब
कि यही कहा जा रहा है कि पेंडेमिक कारण हमारी इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रही है, और जिस कारण हमारा इम्पैक्ट जिस कारण जो इसका इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन का जो लेटेस्ट डाटा है वो दिया गया है, अर्थात जून रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग इन 6.1% इज वोरिंग। यानी कि हाल ही में अब बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन का लेटेस्ट डाटा है वो है 6.1%। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो हाल ही का जो इन्फ्लेशन का जो डाटा है, जो रेट है वो है 6.1%। आगे देखते हैं कि वाइल द डिसरप्शन caused to the supply of goods and services as a result of nationwide shutdown can to an extent explain to acceleration and in price gains that the happens despite depressed demand is caused for discrete। यानी कि कहा जा रहा है कि अर्थात अगर हम बात करें डिसरप्शन मतलब क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि डिसरप्शन मतलब होता है विघटन, वही इन्फ्लेशन। डिसरप्शन मतलब होता है विघटन, किसी चीज़ का कमी होना, उसका मतलब कि ख़त्म होना, कमी होना या फिर टूटना। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि जो अदर सिस्टम है इन्फ्लेशन का, जो भी इन्फ्लेशन के अदर कारण हैं, जैसे कि मतलब कि अगर हम बात करें कि चाहे जो भी सप्लाई चेन है, अगर कोई भी इन्फ्लेशन हो रही है तो सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस एज ए रिजल्ट ऑफ द नेशन वाइड, कि नेशन जो राष्ट्र स्तर पे जो भी सप्लाई का जो सिस्टम है, वाइल डिसरप्शन यानी कि जो डिसरप्शन का जो काज है, जो कारण है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जो भी सामान है, अदर सामान, आप कोई भी सामान अगर आप ले लीजिए, चाहे वो फूड से संबंधित हो या फूड सिस्टम हो या फिर कोई गुड सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उन सभी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी जो सप्लाई पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और जिस कारण हम ये डिसरप्शन देख रहे हैं, ये मतलब इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अदर सिस्टम के भी इन्फ्लेशन का जो कारण है वो भी मुख्यतः सप्लाई चेन ही है। क्या है? सप्लाई चेन। यानी सप्लाई चेन बिगड़ी हुई है जिसके कारण हमारा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अर्थात सप्लाई न होने के कारण भी इन्फ्लेशन होता है। यानी ओवरऑल भी क्या मतलब हम कह सकते हैं, अगर सप्लाई नहीं है तो इन्फ्लेशन बढ़ना है तो बढ़ना है। आगे बात करें कि अगले स्टेटमेंट में कि जैसे कि अगर बात करें हम कि जो भी अगर दाम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, जो भी बातें हैं उसका एक अपना रेट दिया रहेगा। जैसे कि बहुत सारे डाटा इसमें नीचे स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि बहुत सारे डाटाज दिए हुए हैं। इस डाटाज के अंतर्गत किसी भी सिस्टम का कितना मतलब कि इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ है, इन सब बातों की चर्चा की जा रही है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम बात करें इसमें फ्यूल की बात करें, फ्यूल है या फिर जो भी पेट्रोलिंग सिस्टम है या फिर और भी जो चीज़ें हैं, इन सब में भी मतलब कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो भी पेट्रोलिंग सिस्टम है, जो भी फ्यूल से रिलेटेड जो भी चीज़ डीजल पेट्रोल है, उनकी भी जो वैल्यूज़ हैं, उनके भी जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल प्राइस एक्सपेक्टेड टू फील थ्रू अ हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म produced and it therefore hard to envisage food prices softening at least इन द नियर टर्म। यानी कि यदि हम बात करें ऑयल प्राइस की जो ज़्यादा अभी इंक्रीज है, जिस कारण ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उसके रेट में इंक्रीज होगा। और जो कि अगर आप ये समझिए कि अगर फ्यूल का जो रेट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, किसके कारण? सप्लाई के कारण। अब ये इंक्रीज होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी इंक्रीज होगा, और जब वो इंक्रीज होगा तो फिर एक बार इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर एक बार वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा है। तो ये सब बातें इसके अंतर्गत की गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस आर्टिकल में कि बहुत सारी चीज़ों का इसमें आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि स्टील प्राइस और भी बहुत सारी चीज़ों का दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ के जान सकते हैं कि इसका रिफ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, किसका डिफ्लेशन हो रहा है। तो अगर हम बात करें द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट ऑफ द मानसून इन जून विच हायर रेनफॉल डज आफ्टर ऑफर सम रेजुरेंस। तो रेजुरेंस का मतलब होता है आपका आश्वासन। क्या होता है? आश्वासन। तो द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट, अगर बात करें कि इस पॉइंट में कि ये कहा जा रहा है कि जो मानसून है, अर्थात जो बारिश अभी हो रही है वो अच्छी हो रही है, और अच्छी होने के कारण जो क्रॉप्स है, जो फसल है, चाहे वो वेजिटेबल्स की हो चाहे कोई भी हो,
ड्राई क्रॉप्स हो या कुछ भी हो, तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है कहीं न कहीं अधिक होगी और इस प्रकार जो फूड सिस्टम है वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और जिससे ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं हमारे इन्फ्लेशन को ज़्यादा कंट्रोल करेगा। यानी कि यहाँ से एक उम्मीदें बन रही, द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट, यानी कि हम अगर एक नज़र बनाएँ अपने इस क्रॉप सिस्टम पे, मानसून पे, तो मानसून अच्छा होने के कारण जो है बारिश अच्छी होगी, रेनफॉल अच्छा होगा और उसके कारण जो है हमारी फसल अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है कहीं न कहीं किसी हद तक वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा और उसमें कहीं न कहीं हमारे इकोनॉमिक में वो महत्वपूर्ण अपना योगदान करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है स्टील फॉर न्यू वेजिटेबल्स प्राइस आर रिपोर्टेड टू बी, मतलब कि हर चीज़ को दाम बता रहा है कि स्टील का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर वेजिटेबल का दाम भी बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ओवरऑल जितने भी चीज़ों का दाम में मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है या फिर इन्फ्लेशन हो रहा है, ओवरऑल कारण जो है वो है सप्लाई। तो जो सप्लाई चेन हमारी अब लॉकडाउन के कारण, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड पेंडेमिक के कारण जो हमारा सप्लाई सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसी के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो है किसी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और उसके कारण जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है वो कहीं न कहीं फॉल आउट कर रही है, वो गिर रही है, उसमें कहीं न कहीं डिक्रीजिंग हो रहा है। तो देखते हैं इस आर्टिकल को, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उससे संबंधित जो भी कंटेंट थे उसको हमने पढ़ लिया, समझ लिया और तैयार कर लिया। तो अब देखते हैं आज के द हिंदू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि हमारे द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो लिखा है राइट ऑल अबाउट एफटीए और बीटीआईए, तो जिसकी चर्चा हमने भी जस्ट इस पिछले वाले आर्टिकल्स में किया है। तो आप अच्छे से समझ के लिख सकते हैं कि एफटीए क्या होता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और बीटीआई क्या होता है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो इन दोनों के बारे में आपको लिखना है मिनिमम 150 वर्ड्स। आज आपको मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम 150 वर्ड्स में लिखने हैं। आप लिखने का प्रयास करें जिससे आपकी जो लेखन शैली है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उसमें सुधार होगा। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए आईएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल के साथ।